जय हिंद दोस्तों। तो ये इंडियन पॉलिटी का 11वां सेशन है। इसके पहले मैं 10 सेशन कर चुका हूँ। यदि अभी आप देखे ना हो तो वहाँ से मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो आज देखना क्या है, संसद का जो दैनिक कार्यक्रम होता है, जैसे शून्यकाल क्या है और प्रश्नकाल क्या है, इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तार्किक प्रश्न क्या है, अतार्किक प्रश्न क्या है, ठीक। तो इन सबको जानना है। इसके साथ साथ संसदीय जो भी प्रश्न होते हैं उसमें कितने प्रश्न क्या क्या होते हैं, ये सब चर्चा होगा। और धन विधेयक के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे देखा जाएगा। और संसदीय समितियां जितनी भी है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, इनमें कितने सदस्य होते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। और रिवीजन में तो संसद बताया गया था कि 3 पार्ट होते हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति और क्या, लोकसभा। तो राज्यसभा किस अनुच्छेद में होते हैं, सब पिछले वीडियो में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन है, ये बहुत ही खास है। संसद का जो भी दैनिक कार्यक्रम है, पहले उसे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले पूछता है कि शून्यकाल किसे कहेंगे। तो शून्यकाल, सबसे पहले शून्यकाल को समझते हैं। यहाँ से मार कर ले लें, थोड़ा सा मोटा कर। तो शून्यकाल को समझना है, कलर दूसरा, हाँ, ये है शून्यकाल। तो जो शून्यकाल होता है, पहले तो इसमें टाइमिंग देख लो, ये 12 से 1 के बीच में है। यदि आप लुप लुप वाली घड़ी देखे होंगे तो उसमें ऐसे 00 बज जाता है। 12 मतलब 11 के बाद वो 00 बज जाता है, 0:01 ऐसे करके वो बजता है। वही आपका शून्यकाल है। मतलब शून्यकाल का मतलब हुआ 12 से 1 के बीच का जो टाइम होता है, उसी को शून्यकाल कह दोगे। शून्यकाल कन्फर्म। और शून्यकाल के पहले जो भी समय रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल। चलिए यहाँ से, हाँ, तो प्रश्नकाल के बाद लगभग जो 30 मिनट का समय होता है, ये शून्यकाल कहलाता है। प्रश्नकाल के बाद का जो 30 मिनट का समय होता है, ये शून्यकाल कहलाता है। इसे इसलिए शून्यकाल कहा जाता है क्योंकि इस समय विचार किए जाने वाले विषय पहले से निर्धारित नहीं किए जाते हैं। शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक हित का ऐसा कोई प्रश्न उठाया जा सकता है जिस पर तुरंत विचार करना आवश्यक होता है। तो शून्यकाल का ये मतलब समझ लेना। अशून्यकाल में सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर दिया जाता है। सामान्यतः सदन द्वारा सप्ताह में 5 दिन, मतलब सोमवार से शुक्रवार, ये ध्यान रखना, शुक्रवार कार्य किया जाता है। सप्ताह के प्रथम 4 दिन सोमवार से गुरुवार सरकार द्वारा प्रस्तावित जो भी विधेयक पर होता है उस पर विचार किया जाता है। मतलब 4 दिन इसमें और 5 दिन इसमें, ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो शून्यकाल आप समझ गए होंगे कि ये मतलब तुरंत ही पूछे जाता है, इसलिए इस पर बहुत विचार किए जाने का विषय नहीं है। चलिए अब इसे हटा देते हैं। तो शून्यकाल के बाद यहाँ से आ जाओगे, ये आपका विधायी कार्य है। ये देखिए, ये 6 बजे तक है। बाकी विधायी जो कार्य राज्यसभा में है, ये तो लोकसभा का हो गया। राज्यसभा ये 5 बजे तक है। कितने बजे तक? 5 बजे तक। अब प्रत्येक शुक्रवार को अंतिम 2.5 घंटे निजी सदस्यों के कार्यों के लिए आरक्षित किया जाता है। अतार्किक प्रश्न में 25 प्रश्न राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों से संबंधित हो सकते हैं। चलिए ये भी बात देख लेते हैं कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं तार्किक संसदीय प्रश्न, तो एक होता है तार्किक और अतार्किक और अल्प सूचना प्रश्न और पूरक प्रश्न। तो ये 4 तरह के कुछ प्रश्न हैं। राज्यसभा की बात करें, लोकसभा, यदि राज्यसभा बात किया जाए तो अनुच्छेद 80 में, लोकसभा 81 में। बाकी संसद का गठन 79 में, ये बातें आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति 52 में, उपराष्ट्रपति 63 में। ये कुछ महत्वपूर्ण क्या हैं, अनुच्छेद हैं। 108 में संयुक्त बैठक है, 108 में संयुक्त बैठक है। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, संयुक्त अधिवेशन जिसको बोलते हैं, वही संयुक्त। पुनः तो राज्यसभा में जो है एक सदस्य 3 प्रश्न पूछ सकता है
और प्रतिदिन ये 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और लोकसभा की बात करें तो एक सदस्य केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं और एक दिन में टोटल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब एक कोई भी सदस्य रहेगा एक प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन एक दिन में कुल कितने प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये लोकसभा की बात हुआ। राज्यसभा की ये बात हुआ। अब ऐसे ही अतार्किक जो प्रश्न होते हैं ये लोकसभा में भी पूछे जाते हैं, राज्यसभा में। तो लोकसभा की बात करें तो एक समय में 5 प्रश्न पूछा जा सकता है और कुल 230 प्रश्न हो सकते हैं। राज्यसभा की बात करें तो एक सदस्य कोई निर्धारित सीमा नहीं है क्या कितना पूछ सकता है, अधिकतम लेकिन 160 प्रश्न पूछ सकते हैं। कितना? 160 प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये कुछ बातें हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से धन विधेयक से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, धन विधेयक संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो इसे देख लेते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। पहले तो ये बता दो, कल ही मैंने बताया था कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ना पता हो तो पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो लोकसभा अध्यक्ष की यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। लोकसभा से पारित होने पर इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार राज्यसभा से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक प्राप्त होने से 14 दिन के भीतर वह अपनी सिफारिश यदि कोई हो तो धन विधेयक को लोकसभा में लौटा दे। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक, वो जो मतलब पूरा दामोदार ऐसे समझ लो लोकसभा का ही है। राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकता है, जो भी कर सकता है वो लोकसभा कर सकता है। और लोकसभा में प्रस्तुत भी किया जाता है, ये बातें आपको पता होने से। यदि राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में कोई संशोधन प्रस्तावित करे तो लोकसभा उस संशोधन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर लोकसभा को धन विधेयक नहीं लौटाती तो वह धन विधेयक पारित मान लिया जाएगा ऑटोमेटिक। कोई धन विधेयक संसद को संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता है। तो आप बता दीजिए कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। तो धन विधेयक 110 अनुच्छेद में है। किस में है? 110 में है। इसके पहले मैं 108 बताया जिसमें संयुक्त अधिवेशन है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ से प्रमुख समितियाँ देख लेते हैं जो भी संसद के हैं। जैसे यहाँ से ये अस्थाई समितियाँ और ये तदर्थ या अस्थाई समितियाँ। तो अस्थाई समितियाँ किसे कहेंगे? सबसे पहले बात तो ये है, तो इन समितियों के प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर लोकसभा अध्यक्ष, ये अस्थाई समिति की बात हो रहा है, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा गठित किया जाता है। लोकसभा व राज्यसभा को मिलाकर 45 अस्थाई समितियां हैं, जिनमें से 24 दोनों सदनों की संयुक्त समितियां हैं। ये एक एक पॉइंट आप लिखते जाइए। और 9 राज्यसभा की और 12 लोकसभा की। तो 9 राज्यसभा की, 12 लोकसभा की। तो संसद की 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और क्या, लोकसभा। ये बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं अस्थाई समिति। तो इस समिति को अस्थाई समिति इसलिए कहा जाता है, मतलब कहा ही जाता है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक प्रवर या संयुक्त प्रवर और दूसरा होता है जांच समिति। ठीक, ये ध्यान देना, जांच समिति। चलिए, तो जांच समितियों का गठन समय समय पर प्रमुख 2 मुद्दों, घोटालों आदि की जांच करने के लिए किया जाता है। जैसे मान चलो स्टॉक मार्केट घोटाला या बोफोर्स मुद्दे की जांच करने के लिए अस्थायी समिति का गठन किया गया था। प्रवर समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति का गठन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है। तो आइए अब एक एक समितियाँ, कुछ महत्वपूर्ण समितियों को जानते हैं। चलिए, तो यहाँ लिखते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति एक ऐसी समितियाँ हैं, तो वित्तीय समिति, पहले तो ये जान लो। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति
लेखा समिति। चलो, इसके इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, PAC बोलते हैं। तो यह समिति 1991 में, किस सन में, 1991 कार्य करी, जो भारत में पहली विधानसभा का गठन हुआ। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। और यह समिति लोक समिति भी कहलाती है। लोक लेखा के जो सदस्यों का चुनाव होता है दोनों सदनों द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का होता है। चलिए, तो अब अगले पर देखते हैं प्रकलन समिति। कौन सा? प्रकलन समिति। तो प्रकलन समिति यह संसद की सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए, ये सबसे बड़ी अस्थायी समिति है। और प्रकलन समिति लोकसभा के 30 सदस्यों से निर्मित होता है। कितने सदस्य? 30 सदस्यों से निर्मित होता है। ये बातें आपको पता होने से है। जो प्रकलन समिति के इसके कार्य हैं कि बजट का अनुमान पर अध्ययन करने के बाद ये बजट में जो भी शामिल नीतियां से है, मितव्ययिता या संगठन के सुधार में, कार्यकुशलता एवं प्रशासनिक सुधार के विषय में सुझाव देना है। प्रकलन समिति का यह है। ये सरकार का कोई मंत्री सदस्य नहीं हो सकता है इस समिति में, ये भी ध्यान देना। चलिए, अब यहाँ से तो ये महत्वपूर्ण समितियां थी। बाकी रिवीजन के तौर में देख लीजिए, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन 3 से संसद का निर्माण होता है वर्तमान में जो भी सीटें हैं। और प्रमुख अनुच्छेद, ये सारी बातें आप देख लीजिए, पिछले वीडियो में उपलब्ध है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो ये संसद पूरा समाप्त हुआ। अब अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा राज्य की जो भी कार्यपालिका होती है उनके विषय में। मतलब अब आपको बताया जाएगा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब विषय में। राज्यपाल किस अनुच्छेद में? तो 153 में, राष्ट्रपति 52 में, 63 में उपराष्ट्रपति। ये बातें आपको पता होने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए।